वंडरस गंधफासा विज्जन्ते पुग्गलस्य सुहुमादो पुड्वीपर्यन्तस्य सद्दोषो पुग्गलो चित्तो वर्णरसगन्धफासा विज्जन्ते पुग्गलस्य सुहुमादो पुड्वीपर्यन्तस्य सद्दोषो पुग्गलो चित्तो। आचार्य कुंद देव विरचित यह जो प्रवचन सार ग्रंथ चल रहा है, ज्ञेय तत्वों की प्रज्ञापना का अधिकार चल रहा है और उसी में द्रव्यों के स्वरूप का ज्ञान कराया जा रहा है। जीव द्रव्य के स्वरूप के ज्ञान के साथ साथ अजीव द्रव्य के स्वरूप का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। इसी कारण से यहाँ पर अजीव द्रव्य का भी बहुत अच्छा वर्णन इन गाथाओं के माध्यम से किया गया है, क्योंकि तत्व श्रद्धान में हम जीव तत्व का भी श्रद्धान करते हैं और अजीव तत्व का भी श्रद्धान करते हैं। तो जैसे हमें जीव के बारे में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, वैसे ही अजीव के बारे में भी हमें पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। अजीव पदार्थ को हम किस रूप में जानें, वह अजीव पदार्थ जो हमारे काम में आता है, उपभोग में आता है, अपने देखने जानने में आता है, वह सब पुद्गलमय अजीव पदार्थ होता है। और उस पुद्गलमय पदार्थ के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं से कैसे कैसे ये पुद्गलों की अनेक प्रकार की संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन है। वंड रस गंध फासा। वंड माने वर्ण, रस यानी रस, गंध माने गंध और फास माने स्पर्श। ये चार चीज़ें हैं। वर्ण बोलते हैं कलर को, रस बोलते हैं टेस्ट को, गंध बोलते हैं स्मेल को और फास बोलते हैं टच को। समझ में तो आता होगा आपको। ये चार चीज़ें विज्जन्ते माने रहती हैं पुग्गलस, पुद्गल के साथ में। ये पुद्गल की चार चीज़ें हैं। अगर कभी आपको पुद्गल का ज्ञान करना हो तो इन चार चीज़ों को देख लेना। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चार चीज़ें जहाँ पाई जाती हैं वो पुद्गल होता है, और जो पुद्गल होता है उसमें चार चीज़ें पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं व्याप्ति का संबंध। अंतर्व्याप्ति इसी को बोला जाता है कि जिसमें हम दोनों ओर से यह संबंध बना लेते हैं कि इसके होने पर ये होगा और उसके होने पर वो होगा। यानी जहाँ पुद्गल होगा वहाँ पर स्पर्श रस गंध वर्ण होगा, और जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण होगा वहाँ पर पुद्गल होगा। ये एक बहुत अच्छी व्याप्ति है। ये व्याप्ति का संबंध न्याय के माध्यम से जानने में आता है, तो हमें हर एक द्रव्य की व्यवस्था समझ में उसके गुणों के माध्यम से आने लग जाती है। इसी तरीके से जहाँ पर जीव है वहाँ पर चेतना है, उपयोग है, और जहाँ उपयोग है चेतना है वहाँ पर जीव है। ये अलग अलग नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से पुद्गल का ये स्वभाव है कि उसमें स्पर्श होगा, रस होगा, गंध होगा, वर्ण होगा। ये चारों चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं, और इन्हीं चारों चीज़ों के साथ में वो पुद्गल द्रव्य रहता है। लेकिन वह द्रव्य परिणमन अलग तरीके से करता है। सुहुमादो पुड्वी पर्यंतस्य। सुहुम माने सूक्ष्म से लेकर के पुड्वी पर्यंतस्य, पृथ्वी पर्यंत तक यह परिणमन करता है, या इसके हमें अनेक प्रकार के परिणमन दिखाई देते हैं। यानी पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो बना रहेगा, लेकिन वह पुद्गल हमें सूक्ष्म रूप में भी दिखाई देगा और स्थूल रूप में भी दिखाई देगा। सूक्ष्म रूप में हमें नहीं भी दिखाई दे तो भी उसके अंदर वह स्पर्श रस गंध वर्ण होगा।
और स्थूल रूप में हमें दिखाई देते हुए भी उसमें कोई भी एक चीज भी अगर हमें दिखाई दे जाती है, केवल मान लो किसी में स्पर्श दिखाई दे गया, तो भी समझ लेना कि इसमें रसगंध वर्ण है। कुछ चीजें व्यक्त होती हैं और कुछ अव्यक्त रह जाती हैं। किसी पुद्गल पदार्थ में कोई चीज हमारे लिए एक भी गुण पकड़ में आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि उसमें चारों गुण हैं। एक व्यक्त हो सकता है, माने एक तो हमारे लिए प्रकट हो सकता है और बाकी के चार अप्रकट हो सकते हैं, तीन अप्रकट हो सकते हैं। तो ये भी व्यवस्था इन पुद्गलों के साथ में बनी रहती है। इन सब चीज़ों को समझना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं वह दुनिया इसी पुद्गल की बनी हुई है। समझ आ रहा है? और इसमें पुद्गल का ही विस्तार सबसे ज्यादा है, जीव से ज्यादा भी पुद्गल का विस्तार है। इस पुद्गल के विस्तार को समझने के लिए यहां पर आचार्य कहते हैं सूक्ष्म से लेके पृथ्वी पर्यंत तक चले जाओ। यहां पर एक सांकेतिक भाषा में ये कहा गया है कि पुद्गल के 6 भेद होते हैं, जो सूक्ष्म से शुरू होकर के पृथ्वी पर्यंत तक एक महास्कंद तक चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, तो उन 6 वेदों को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यही 6 प्रकार के हमारे सामने पुद्गल होते हैं जिनका परिणमन हमें दिखाई देता है। समझने के लिए अगर हम सूक्ष्म से शुरू करें तो सबसे पहले आता है एक सूक्ष्म सूक्ष्म, फिर उसके बाद में सूक्ष्म रूप पुद्गल दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का आएगा सूक्ष्म स्थूल, और चौथे नंबर का आएगा स्थूल सूक्ष्म, और 5वें नंबर का आएगा स्थूल, और 6वें नंबर का आएगा स्थूल स्थूल, अगर सूक्ष्म से प्रारंभ करते हैं तो। और अगर ऊपर से प्रारंभ करते हैं पृथ्वी पर्यंत जो लिखा हुआ है, माने सबसे स्थूल स्थूल से प्रारंभ करते हैं तो भी यही क्रम रहेगा। स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। समझ आ रहा है? जैसे आप 6 कालों का विभाजन करते हैं, सुखमा सुखमा, फिर केवल सुखमा रह गया, फिर आ गया सुखमा के साथ में दुखमा, फिर दुखमा ज्यादा हो गया सुखमा तो वो उल्टा हो गया दुखमा सुखमा, फिर आ गया सुखमा हट ही गया, फिर क्या रह गया दुखमा, और फिर उसमें एक और दुखमा जुड़ गया तो क्या हो गया दुखमा। ऐसे ही इसको भी समझना, ठीक है? 6 प्रकार के ये पुद्गलों का विस्तार है। अगर हम इसको ऊपर से लेते हैं स्थूल स्थूल से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला स्थूल स्थूल, हाँ, जिसको बोलते हैं कि वह द्रव्य जिसको हम देख भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी आदि स्थूल स्थूल हैं, देखने में भी आ रहे हैं, और उनको अगर हम तोड़ देंगे तो वे टूट जाएंगे, और फिर हम जोड़ेंगे तो वो अपने आप नहीं जुड़ेंगे। उसका नाम होता है स्थूल स्थूल। अब जगत के अंदर जो भी ऐसी चीजें हों वो सब पुद्गलिक चीजें स्थूल स्थूल कहलाएंगी। जो चीजें दिखाई भी दे रही हों और जिनको तोड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए तो वो अलग हो जाएं, और फिर मिलाया जाए तो अपने आप नहीं मिले। क्या समझ आ रहा है? जैसे तुम्हारा चश्मा, समझ आ रहा है? लकड़ी का टुकड़ा, कोई भी चीजें, लकड़ी है, पृथ्वी है, हड्डी है, क्या समझ आ रहा है? कपड़ा है, चश्मा है। अब हमें ये समझना है कि ये पुद्गल, हम पुद्गल पुद्गल तो कहते आए हैं, लेकिन अब हम इस पुद्गल को भेद के साथ समझेंगे। अब समझ आ रहा है? क्योंकि अब आप प्रवचन सार पढ़ रहे हो तो अजीव तत्व को भी अच्छे ढंग से समझना है, पुद्गल द्रव्य को भी अच्छे ढंग से समझना है कि ऐसा पुद्गल जो हमारे देखने में भी आए और जिसको हम ब्रेकअप कर दें और फिर मिलाएं तो ना मिल पाए। समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि आप उसको फिर सिल दो कि फेविकॉल से जोड़ दो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो अपने आप नहीं मिल पाए। समझ आ रहा है ना? उसको क्या बोलेंगे? स्थूल स्थूल। ऐसी हर एक चीजें
जिनको कि हम देख सकते हैं, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाई आई, और उनको हम तोड़ दें और वो फिर हम उनको जोड़ें तो मिले नहीं। ऐसी सब चीजों के जो भी पुद्गल स्कंद आपको दिखाई देंगे वो सब इस स्थूल स्थूल जो पहली क्वालिटी का पुद्गल द्रव्य का भेद है उसमें आएगा। समझ आ गया? जो भी आपको समझ में आए बता देना। और जो आपको पुद्गल द्रव्य का चिंतन करना हो तो इस रूप में करना। क्या समझ आ रहा है? जीव द्रव्य का चिंतन तो होता नहीं क्योंकि वो दिखाई देता नहीं, तो पुद्गल का चिंतन करो, लेकिन वह चिंतन बिल्कुल ऐसे करो जैसे हमें तीर्थंकरों ने बताया है, जैसे उन्होंने अपने ज्ञान में उसको क्लासिफाइड किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम उस द्रव्य का चिंतन करें तो उससे भी हमारा धर्म ध्यान बना रहेगा। समझ आ रहा है? क्यों बना रहेगा? क्योंकि यह भगवान की आज्ञा, भगवान की देशना में आया हुआ ये पुद्गल द्रव्य का वर्णन है जो दुनिया में अन्य रूप में कभी भी कहा नहीं जाता, कोई बताता नहीं। तो सबसे पहला हो गया भेद स्थूल स्थूल, जिसमें पृथ्वी आदि कठोर द्रव्य जो भी आपके लिए दिखाई दें, जानने में आए, वह सब जो है इस स्थूल स्थूल में समाहित हो जाएंगे। समझ आ गया? दूसरा होता है केवल स्थूल। स्थूल में क्या रह गया? अब हम जिस द्रव्य को देख सकें, ये कंडीशन तो चल ही रही है, लेकिन देखने के साथ साथ अगर हम उस द्रव्य को हटा देते हैं, उसमें से अलग कर देते हैं और फिर उसमें मिला देते हैं तो मिल जाए, अपने आप मिल जाए। समझ आ रहा है? तो वो कहलाएगा स्थूल द्रव्य, वो पुद्गल द्रव्य स्थूल कहलाएगा। जैसे कि पानी। समझ आया? दिखाई दे रहा है इसलिए स्थूल है, और जब हम उसमें से कुछ पानी को अलग कर दिए तो अलग हो जाएगा, फिर उसी में फिर मिला दिया तो फिर मिल जाएगा, आपको कुछ अलग से जोड़ना नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? तेल है, घी है, दूध है, और कौन से पदार्थ? द्रव्य पदार्थ। हाँ, लिक्विड फॉर्म में रहने वाले जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब इस दूसरे नंबर के भेद में गर्भित हो जाएंगे, स्थूल द्रव्य में। समझ आ रहा है? अब आपने तो केवल इतना ही पढ़ा है, ठोस, द्रव और गैस। समझ आ रहा है? आपने 3 चीजें ही पढ़ी हैं और यहां पर 6 चीजें बताई जा रही हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि इन 6 चीजों के माध्यम से हम इतना सूक्ष्मता की ओर चले जाएंगे कि जो द्रव्य हमें दिखाई भी नहीं दे रहा होगा लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व है, वह भी हमें स्वीकार करना होगा। तो ये दूसरे नंबर के भेद में ऐसे पदार्थ आ जाते हैं जिनका कि हमें दर्शन भी हो रहा है, हम देख भी रहे हैं, और जिनको कि हम अपने हाथ से ग्रहण भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, और पुनः उसमें मिला दें तो वो मिल भी जाते हैं। समझ आ रहा है? बच्चा भी इन चीजों को समझ सकता है। ये भी एक बहुत अच्छी, समझ आ रहा है, फिजिक्स है। नहीं समझ आ रहा है? ये अजीव पदार्थ का ज्ञान जैन दर्शन के अनुसार करना, ये हम समझते हैं ये बहुत ही अच्छी फिजिक्स है, और ये जो मेटरलिक साइंस है, इसके माध्यम से जो हमारा ज्ञान बनेगा वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तीसरा भेद, अब स्थूल के साथ में जुड़ गया सूक्ष्म। समझ आ रहा है? स्थूल तो स्थूल है ही है, लेकिन उसमें कुछ सूक्ष्मता भी आ गई। ऐसी चीज जिसको हम देख तो सकें, क्योंकि भी स्थूल का क्रम चल रहा है ना, इसलिए हम उसे देख तो सकें लेकिन पकड़ ना सकें। समझ आ रहा है? जिसको हम हाथ में ले ना सकें, दिखे लेकिन हाथ में आए नहीं, स्पर्श आदि उसका महसूस हो नहीं, तो ऐसी चीजें है पुद्गल की ही। क्या है? छाया है, परछाई है, प्रतिबिंब है। समझ आ रहा है? और आपका मोबाइल पूरा का पूरा क्या है?
ये उसी छाया का ही एक उपकरण है? चाहे वो छाया कैमरे में लिए गए किसी फोटो की हो, है ना, चाहे वो जल में पड़े हुए किसी प्रतिबिंब की हो या शीशा में देखे गए किसी प्रतिबिंब की हो, है सब छाया, या धूप में जो अपनी परछाई पड़ती है वो हो, सब प्रकार की शैडो इमेज जो हमारे सामने दिखाई देती हैं, ये सारे के सारे इसी कौन सा नंबर, तीसरे नंबर के भेद में गर्भित हो जाती, स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म समझ आ गया? ग्रॉस विथ फाइन, है ना, एक ग्रॉस ग्रॉस, एक ओनली ग्रॉस, फिर ग्रॉस प्लस फाइन, है ना। स्थूल के साथ में सूक्ष्म भी जुड़ जाता है। कुछ बच्चों को आजकल जो है ना, मतलब ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती, इसलिए उनको आराम से समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में इस तरीके से बता देता हूं कि अपने को ऐसा ना लगे कि शब्द बिल्कुल जो है मतलब हमारे दिमाग में नहीं है तो ये सब आउटडेटेड शब्द हैं। समझ आ रहा है ना? इन्हें हम अपनी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। तो अब जितनी भी चीजें जो हमारे लिए देखने में आ रही हैं लेकिन पकड़ में नहीं आ रही हैं, वो सब क्या हो गई? स्थूल हो गई और सूक्ष्म भी हो गई। स्थूल इसलिए हो गई क्योंकि हम उसको देख भी रहे हैं, और सूक्ष्म इसलिए है कि हम उसको पकड़ना तो चाहते हैं लेकिन पकड़ में आती नहीं, हाथ में ग्रहण करने में नहीं आती। लेकिन है वो क्या है? पुद्गल की चीज है। समझ आ रहा है? मतलब अगर आप चल रहे हो और पीछे सूर्य है, सामने आपकी परछाई पड़ रही है, तो वह परछाई को आप क्या समझो? वह वहां पर अनेक प्रकार के जो पुद्गलों का परिणमन हुआ है वो परछाई के रूप में हुआ है। मतलब परछाई भी अपने आप में कोई चीज है, ये कहने का मतलब है। ऐसा नहीं कि वो कल्पना है। समझ आ रहा है? परछाई भी अपने आप में कोई चीज है, उसका अस्तित्व है। परछाई रूप जो है वो पुद्गल का परिणमन हुआ है। वो पुद्गल के परिणमन परछाई के रूप में ही हमारे लिए ग्रहण करने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि वो केवल एक हमारे लिए कुछ है, नहीं है, वो तो हमारी छाया है। तो हम क्या समझते हैं? वो तो केवल एक शैडो है, मतलब है कुछ नहीं है, वो तो हूं तो मैं, लेकिन मेरी छाया पड़ रही है, तो वास्तव में वो कुछ नहीं है, हूं तो मैं। ज्यादातर लोग यही समझते हैं ना। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? वह भी छाया भी पुद्गलों का परिणमन है। तो आपके शरीर के जो पुद्गल हैं वो आपके पास हैं। समझ आ रहा है? सूर्य का प्रकाश पीछे चल रहा है, उसका परिणमन उसके पास में, लेकिन उन दोनों के मिलने से जो सामने परछाई पड़ रही है, जो टकरा करके हमें एक छाया का रूप दिखाई दे रहा है, वह भी वहां के पुद्गलों का एक परिणमन हुआ है छाया के रूप में। मतलब वो पुद्गल द्रव्य है, ये कहने का मतलब है। इसको समझने, हाँ, पुद्गल द्रव्य है वो सारी की सारी छाया जो आपको दिखाई देगी वह भी वहां के पुद्गलों का छाया रूप में परिणमन है, ये जानना, ये साइंस है। समझ आ रहा है? मतलब उसमें पड़ा हुआ हमारा छाया हो चाहे वो प्रतिबिंब हो, वह भी उसके अंदर का पुद्गलों का परिणमन होता है। अगर हम अपना मिरर में मुंह देख रहे हैं तो उसमें जो हमारा मुंह दिखाई दे रहा है तो उसमें कुछ अलग आया है, तो वहां पर जो है उसके पुद्गलों का परिणमन वह उसी रूप में हमारे प्रतिबिंब के रूप में वहां पर हो गया है। क्या समझ आया? ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ है, नहीं है और उसको हम देख रहे हैं लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। वो क्या है? तो उसी का नाम है स्थूल और सूक्ष्म रूप पुद्गलों का ये परिणमन है, जिसके कारण से हमें वहां पर ऐसा दिखाई देता है कि इसमें हम कितना भी कुछ भरते चले जाएं लेकिन वो कभी भी टूटेगा नहीं। मिरर के सामने कितने भी हम पदार्थ ला करके रख दें, सबको प्रतिबिंबित कर लेगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि उसमें स्थूलता के साथ में सूक्ष्म रूप भी परिणमन हो रहा है। ये कितनी बड़ी साइंस है कि वह स्थूल है इसलिए दिखाई भी दे रहा है, लेकिन सूक्ष्म इसलिए हो गया, तो अब उसमें कितना ही हम डालते चले जाएं, वह सूक्ष्म परिणमन होने के कारण से मिरर कभी यह नहीं कहेगा भैया मैं तो केवल 1.5x2 का था,
और तुमने तो इतना सारा मेरे सामने रख दिया, मैं इसको इसमें कैसे उड़ेलूं, कैसे प्रतिबिंबित करूं? समझ आ रहा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और ज्यादा उसके सामने प्रतिबिंब आ गए तो उस पर बोझ पड़ गया हो, कि उस पर वेट ज्यादा हो गया तो वो टूट गया हो, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि वहां उसके अंदर जो प्रतिबिंबित हो रहा है उन पुद्गलों का परिणमन सूक्ष्मता के साथ हो रहा है, और इस कारण से वहां पर उस पर कोई जोर पड़ने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? और उसी शीशे के ऊपर अगर आप एक स्थूल या स्थूल कुछ पटक दो, समझ आ रहा है ना, तो उसका परिणमन बिगड़ जाएगा। ये परिणमन का खेल है। पुद्गल द्रव्य के ये सब तरह के परिणमन होते रहते हैं, हमें ज्ञान में नहीं आते हैं। देखते हम सब हैं, जानते हम सब हैं, लेकिन हमें इस तरीके से अलग अलग भेद करके कोई बताने वाला नहीं होता है। और उन सब के परिणमन में ये अलग अलग इनका नाम दे करके हमें कोई बताने वाला नहीं होता। तो हम सब कुछ करते रहते हैं और पता हमें कुछ भी नहीं होता कि क्यों, किसके परिणमन से कैसे हो रहा है। समझ आ रहा? जब पता पड़ जाए कि ये ऐसे होता है, इस कारण से होता है, तो इसी का नाम तो साइंस है। और साइंस किसे कहते हैं? जो हम कर रहे हैं और उसी करने की प्रक्रिया को हमें कोई ये बता दे कि हाँ ये ऐसे होता है, तो बस उसी का नाम तो साइंस है। नहीं समझ आ रहा? क्या पहले कभी सेब है या कोई भी फल जो है कभी वृक्ष से गिरा नहीं था क्या कभी? है? सब जानते हैं, कोई भी फल है, आम है, कोई भी है, वृक्ष से टूटेगा तो नीचे ही गिरेगा। समझ आ रहा है? लेकिन एक के दिमाग में आ गया कि नीचे ही क्यों गिरा, और नीचे गिरा है तो इसका कारण क्या है, तो उसने उसका कारण ढूंढ के बता दिया। भाई ये फोर्स है पृथ्वी के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स, बस इसका नाम साइंस हो गया। जिसने बता दिया वो साइंटिस्ट हो गया। समझ आ रहा है? अब आपको इसी तरीके से बताया जा रहा है कि ये पृथ्वी है, ये जल है, ये छाया है, ये भी पुद्गलों का परिणमन है, ये भी पुद्गलों का परिणमन है, ये ग्रॉस है, ये ग्रॉस है, ये ग्रॉस फाइन है। समझ आ रहा है? और इसमें इस तरीके से ये पुद्गलों का परिणमन अनेक पुद्गल परमाणुओं की जो स्कंध बन जाते हैं उसके कारण से होता है। क्योंकि पुद्गल का परमाणु तो हमें देखने में नहीं आता, लेकिन उन परमाणुओं के मिलने से जो बहुत सारे सॉलिड स्कंध बन जाते हैं वो हमारे लिए ग्रहण करने में आ जाते हैं। तो उनके कारण से ये सब हमें परिणमन दिखाई देता है। तो इस बात को बताने वाला ज्ञान अपने आप में विज्ञान बन जाता है। समझ आ रहा है? तीर्थंकर भगवान क्या समझ आ रहा है? सुप्रीम साइंटिस्ट हैं। हाँ? और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, ये जो हम देख रहे हैं, हम तो रोजाना दर्पण में देखते हैं, हमें कोई पता ही नहीं कि दर्पण में पड़ने वाला प्रतिबिंब या छाया भी पुद्गलों का परिणमन है? हमारे ही पुद्गलों का परिणमन है। तो ये जब हमें ज्ञान में आ जाता है तो इसी का नाम हो गया साइंस। समझ आ रहा है? इसको कहते हैं जैन विज्ञान। इस विज्ञान को समझ करके हम पुद्गल द्रव्य के यथार्थ स्वरूप को समझ रहे हैं, और इसी स्वरूप पर जब हम श्रद्धान करके अपने ज्ञान में, अपने चिंतन में लाते हैं, तो ये हमारा धर्म ध्यान कहलाता है। क्या समझ आ रहा है? माने आप शीशा देखते हुए भी धर्म ध्यान कर सकते हो। देखो सोच लो, हाँ, शीशा देखते हुए भी धर्म ध्यान कर सकते हो, रोटी बनाते हुए भी धर्म ध्यान कर सकते हो। समझ आ रहा है? दूध और पानी पीते हुए, चुस्की लेते हुए भी धर्म ध्यान कर सकते हो। कैसे हो जाएगा? कितना सरल है धर्म ध्यान करना। बस आपको यह ध्यान रखना है कि हमें जो पुद्गल ग्रहण करने में आ रहा है उसका नाम क्या है। समझ आ रहा है? वो किस क्वालिटी का पुद्गल है। और ये ध्यान आपको आ गया तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान कहां चला गया? भगवान की वाणी पे चला गया, जिनवाणी पे चला गया। समझ आ रहा है? और जिनवाणी पे चला गया तो आपका ध्यान माने जिनवाणी में बताए गए द्रव्य पर चला गया, तत्व पर चला गया। तो अब आपके लिए वह शीशे में पड़ा हुआ प्रतिबिंब अब आपका केवल चेहरा नहीं होगा, उसमें आपको यह भी दिखाई देगा ये पुद्गलों का स्थूल सूक्ष्म रूप से परिणमन है। हमारा शरीर कैसा है बताओ?
स्थूल है कि स्थूल स्थूल है? अब तो सही बोलो। पानी है शरीर? कहते तो ऐसे ही हो, जीवन है पानी की बूंद। बूंद बूंद मिल करके तुम्हारा शरीर तो नहीं बन गया? शरीर टूटने के बाद, कहीं से भी तोड़ने के बाद में फिर उसको हम रख दे तो अपने आप जादू की छड़ी की तरह अपने आप कहीं मिल जाए, ऐसा होता है? तो अब सही बोलो, तो शरीर क्या है? मतलब हमारे शरीर के जो पुद्गल परमाणु हैं वो स्थूल स्थूल रूप में हैं, समझ आ रहा है? और उन पुद्गल परमाणुओं का परिणमन अपने शरीर में अलग चल रहा है। जो हमारे सामने दर्पण है वो भी कैसा है? फिर वही स्थूल। अब समझदारी से बोलो, वो भी स्थूल स्थूल है। जो सामने दर्पण रखा है वो भी स्थूल स्थूल है, और इन दोनों के मेल से जो हमारा उसमें जो छाया दिख रही है, जो प्रतिबिंब दिख रहा है, वह स्थूल सूक्ष्म है। समझ आ रहा है? अगर आपने दर्पण के सामने खड़े होकर के ये आपने ज्ञान कर लिया कि ये क्या है, कोई खास बात नहीं है, मेरा स्थूल स्थूल रूप पुद्गलों का परिणमन लिए हुए जो शरीर है उसका इस दर्पण में परिणमन छाया के रूप में हो रहा है, और ये छाया स्थूल सूक्ष्म के रूप में है, इसलिए हम इस सब स्वरूप को बिल्कुल सही ढंग से जान रहे हैं। ऐसा अगर आप दर्पण के सामने खड़े होते हुए जानोगे तो आपका धर्म ध्यान बन जाएगा, समझ आएगा? राग कम होएगा उस समय पर, फिर आपकी दृष्टि सुंदरता की ओर नहीं जाएगी, कहां चली गई? धर्म ध्यान पे चली गई। समझ आ रहा ना? धर्म का मतलब ही है जो हमें वस्तु का स्वभाव बताया गया है उसका हम चिंतन करने लगे, उसी का नाम धर्म ध्यान है। और यही धर्म ध्यान हमारे लिए उस समय पर पहले तो हमारे राग को बढ़ाने वाला था, लेकिन अब हमें बिल्कुल माध्यस्थ बना देगा वो। समझ आया? दूध पी रहे हो, चाय भी छोड़ी नहीं है अभी, चाय छोड़ देते हो तो कॉफी पीने लग जाते हो। समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, जो पी रहे हो भक्ष्य है ना, और कहना चाहिए मतलब जीव रहित प्रासुक चीजों का अगर आप सेवन कर रहे हो तो उस सेवन के समय पर भी आपके अंदर धर्म ध्यान कैसे आएगा? क्या समझ आ रहा है? पानी पी रहे हो, दूध पी रहे हो, तो क्या है ये भी सब पुद्गलों का परिणमन है ना? तभी तो वो अपने पुद्गलिक शरीर में जाकर के मिल जाता है, और मिल करके फिर उसका परिणमन अलग रूप में, अलग अलग रूप में हो जाता है ना? तो वह पुद्गलों का ही परिणमन है, लेकिन ये कौन से पुद्गल हैं, कौन सी क्वालिटी वाले? स्थूल रूप पुद्गल के परिणमन है। स्थूल रूप ये पुद्गल की पर्याय है, जो दूध, तेल, घी, पानी इत्यादि के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं। और जब रोटी, हलवा, रसगुल्ला खाने लगो तो ये क्या है? स्थूल स्थूल हो गए। समझ आ रहा है? इनको खाने के बाद में ये भी हमारे पौधगलिक शरीर में जाकर के घुल मिल जाते हैं, ये भी उन्हीं के रूप में परिणमित हो जाते हैं। लेकिन इनका परिणमन जब तक हमारे सामने दिख रहा है तो वो कैसा समझ में आना चाहिए हमें? स्थूल स्थूल के रूप में। समझ आ रहा है? आधी नैया तो आपकी पार हो गई। 6 वेदों में से 3 वेदों का ज्ञान हो गया। स्थूल स्थूल, स्थूल और स्थूल। देखो पक्के हो जाओ तब आगे बढ़ाता हूं। समझ आ रहा है ना? एक अच्छा टीचर समझ आ रहा है ना, अपने स्टूडेंट को क्लास के अंदर ही सब कुछ पढ़ा देता है, होमवर्क घर पे जाकर के करो इसकी जरूरत नहीं होती है। समझ आ रहा है ना? हाँ, मैंने तो यही सीखा है और मैं उसी को अच्छा टीचर समझता हूँ। हाँ, बाद में जाकर के आप याद करो, मैं यहाँ पे लेक्चर दे दिया और कुछ समझ में नहीं आया, उसके लिए फिर अलग से ट्यूशन लगाओ, फिर अलग से समझो, ये बात अपनी समझ में नहीं आती। टीचर उसी का नाम है, प्रोफेसर उसी का नाम है जो वहीं के वहीं समझा दे, चाहे कितनी कठिन चीज हो। अगर वो समझने लायक है तो समझाए, और नहीं समझा पा रहा है तो इसका मतलब फिर वो कोई लर्निंग है ही नहीं है, वो कोई स्टडी है ही नहीं। तो हमें भी ये जिनवाणी का जो अध्ययन करना है इसी प्रकार से करना है कि हमारी समझ में हर चीज आती चली जाए। कठिन कुछ नहीं होता है।
जब हम उसी चीज को हम 3 बार बोलते हैं तो आपके दिमाग में जरूर बैठ जाता है ना। इसलिए हम एक बार ना बोल करके हर चीज को 3 बार भी बोल देते, लेकिन आपको पता नहीं पड़ता। जब तीसरी बार पहुंच जाती है आपके दिमाग में तब आपको पता पड़ता, हाँ अब समझ में आ गई। तो वो 2 बार जो हमने बोली थी वो कहां चली गई? वो आपको समझने की कोशिश में चली गई। समझ आ रहा ना, मतलब आप समझ रहे हैं। तो यही जो समझने की कोशिश है, यही हमारे लिए जो है अपने ज्ञान की वृद्धि का कारण बन जाती है। तो जब हमारे लिए ये चीज धारणा में बैठ जाती है, अपने ज्ञान में बैठ जाती है, तो फिर हमारे लिए विस्मृत नहीं होती है, बहुत समय तक भी हमें याद बनी रहती। तो अब आपको 6 वेदों में से 3 भेद याद हो गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। स्थूल सूक्ष्म के बाद क्या आएगा? सूक्ष्म स्थूल, ठीक है। सूक्ष्म स्थूल का मतलब सूक्ष्म पहले आ गया, स्थूल बाद में आया, माने सूक्ष्मता ज्यादा और स्थूलता कम है, फाइननेस ज्यादा और ग्रॉसनेस कम। ऐसे द्रव्य क्या होंगे? तो आचार्य कहते हैं सूक्ष्म हो गया तो अब आपको देखने में नहीं आएगा। समझ आ रहा? अब ये देखने वाली जो कंटिन्यूटी थी ये खत्म हो गई, है ना। अब क्या आ गया? सूक्ष्म है, देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी स्थूलपना उसमें है। क्यों है स्थूलपना? क्योंकि वह आपकी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में आ रहा है। पीछे वाला सूत्र याद रखना, यह भी साइंस है। पिछले वाले सूत्र अगले वाले सूत्र के साथ जोड़ते हैं, इनको गाथा सूत्र बोलते हैं। सुन रहे हो? जो हम गाथाएं पढ़ते हैं इनको क्या बोलते हैं? गाथा सूत्र। जैसे कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसमें जो है पिछले वाले सूत्र भी उसके अगले वाले स्टेप पे काम आते हैं। ऐसे ही पिछली वाली गाथा में देखो क्या लिखा है, मुत्ता इंद्रिय गेझा। क्या लिखा है? हाँ, जो भी मूर्त हैं वो इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं। तो अब हम आपको यहां क्या बताना चाह रहे थे कि जो हमें दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन इंद्रियों से ग्रहण करने में आ रहे हैं। समझ आ रहा है? दिख नहीं रहा है लेकिन, तो दिखने के लिए तो केवल एक ही इंद्री काम करती है ना। कौन सी? चक्षु इंद्री। देखने वाला काम तो केवल चक्षु इंद्री कर रही थी, लेकिन आप कितने इंद्री वाले जीव हैं? 5। कौन कौन सी इंद्रियां हैं आपके पास? स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री। तो अभी तक जो आपका विषय स्थूलता के साथ चल रहा था वो कर्ण इंद्री, नेत्र इंद्री को लेकर के चल रहा था, चक्षु इंद्री को लेकर चल रहा था। अब क्या हो गया? बाकी इंद्रियां बेचारी, वे भी तो कुछ कर रही तुम्हारे लिए, वे भी तो अपने अपने विषय का ग्रहण कर रही हैं। तो वे जो अपने विषय का ग्रहण कर रही हैं वो अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हो गया? वो कहीं आत्मा हो गई, कि वो आकाश हो गया, कि कोई अमूर्त चीज हो गई? ऐसा तो नहीं है। इसलिए पिछले वाले सूत्र की याद दिलाई, मुत्ता इंद्रिय गेच्छा। जितने भी पदार्थ हमारी इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य हैं वो सब कैसे हैं? मूर्तिक हैं। और मूर्तिक है माने वो पुद्गल हैं। समझ आ गया? मूर्तिक कहो पुद्गल कहो एक ही बात है। हा? पुद्गल को हम एक मैटर के रूप में जानते हैं, मूर्तिक को एक कॉर्पोरियल के रूप में कहते हैं। तो मूर्तिक और पुद्गल ये दोनों एक ही चीजें हैं, और इन चीजों के माध्यम से जो हमारे शरीर के साथ में ये जो 5 इंद्रियां जुड़ी हुई हैं वो अपने अपने विषय को ग्रहण करती रहती हैं। अब आप नेत्र इंद्री के अलावा क्या कर रहे हैं? मान लो एक कागज है, इस कागज पर आपने हाथ लगाया, बहुत चिकना है, ठंडा है, हल्का है। समझ आ रहा है? किताब भारी है, ये सब क्या हो रहा है? गरम है, नरम है, हल्का है। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? स्पर्शन इंद्री के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला विषय। लेकिन आपको इसमें कहीं स्पर्श दिखाई दे रहा? क्या समझ आ रहा? कहीं आपको हल्कापन, चिकनापन इसमें स्पर्श इंद्री के द्वारा ग्रहण करने में तो आ रहा है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। समझ आ गया? तो क्या हो गया?
स्पर्शन इंद्री का विषय जो हम ग्रहण कर रहे स्पर्शन इंद्री से, वो कैसा हो गया? सूक्ष्म है और स्थूल है। हा? इसलिए कभी भी ये जो अन्य इंद्रियों के विषय हैं, ये हमारी आंखों से नहीं दिखेंगे। समझ आ रहा है? रसना इंद्री का विषय, खट्टा मीठा चरपरा दिखता है? दिखता तो है महाराज, नींबू खट्टा होता है, हमें दिख रहा है, देखो नींबू खट्टा है। मिर्ची चरपरी होती है, मिर्ची हमें दिख रही है चरपरी है। पगले हो, नहीं समझ आया? पगले जानते हो किसको बोलते हैं? पगलिया, पग लिया उसका नाम है पगला। पगलने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में जब हम ज्यादा मिक्स हो गए, ज्यादा मिल गए, तो उसको बोलते पग लिया, इसलिए पगला है ये। है? कैसा पग लिया? जैसे चाशनी में है वो जो आप बना बना करके साके क्या बोलते हो, छोटे छोटे से सकल पारा, हाँ, जो बनाते हो तो चाशनी में डालते हो, फिर चाशनी उसमें क्या हो गई? पक गई, मिल गई। समझ आ रहा है ना? जब हम इसी तरह से इंद्री के विषय जो द्रव्य रूप में है और उसके गुण रूप में है और उसकी पर्याय रूप में है, इन तीनों को हम अलग अलग नहीं जान रहे हैं, और तीनों को हम एक साथ ऐसे ग्रहण कर रहे हैं कि जैसे हमने मान लो चरपरा देखा तो मिर्ची को ही देख करके हमने कह दिया चरपरा है। ये क्या हो गया? ये हम उस विषय में पक गए हैं, इसलिए हमने कहा पगले हो, माने पग लिए हो। किसमें? नींबू देखा खट्टा है, खट्टापन उसमें दिखाई देता है क्या? अब हमारे दिमाग में बैठा है, क्योंकि हम उसमें पक चुके हैं, खा खा करके, है ना, उसका टेस्ट ले ले करके, कि हमें पता है कि नींबू खट्टा होता है और ये मिर्ची चरपरी होती है। तो हाथ में आते ही भाई चरपरी है, तो वो पहले से ही वो आप कहोगे मिर्ची चरपरी है, देखने में आ गई आपको। लेकिन मिर्ची चरपरी कभी भी दिखाई नहीं देती। चरपरी तो जब होगी जब वो जीभ पर पहुंचेगी, लगेगी, तब जाकर के उसका चरपरापन महसूस होगा। समझ आ रहा है? खुशबू आ गई, हाथ में भी चरपरापन आ गया, तो भी वो चरपरापन दिख तो नहीं रहा है ना, वो अन्य इंद्री के माध्यम से आपके ज्ञान में आ रहा है। चाहे वो घ्राण इंद्री के माध्यम से आए, ठसका लग जाए, चाहे भस लग जाए, बस बोलते हो जब मिर्ची का भसका लग जाता है, और चाहे वो जो है आपके लिए हाथों में लग जाए तो हाथों में भी जलन मचने लग जाती है, तो वह चरपरापन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का मतलब ये साइंस के हिसाब से कितना बड़ा क्लासिफिकेशन है। ये दुनिया की किसी भी साइंटिस्ट ने बताया आपको? बताओ, किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी न्यूटन एडिसन ने, किसी ने कुछ बताया आपको? समझ आ रहा है? ये भगवान तीर्थंकरों ने हमें बताया है ना, और इसमें कहीं 1 इंच बराबर भी कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा सूक्ष्म और स्थूल रूप जिन चीजों का परिणमन हो रहा है, उन चीजों को हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन अन्य इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं। अन्य इंद्रियों में सब आ गया। स्पर्श से करो, चाहे घ्राण से करो, चाहे कर्ण से करो, अन्य इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें हैं हमारे देखने में नहीं आ रही हैं। तो रस भी दिखाई नहीं देता। घ्राण इंद्री का विषय सुगंध, फूल है तो सुगंध है, इत्र है तो सुगंध है, लेकिन वह इत्र की बोतल जब तक बंद रहेगी तब तक सुगंध नहीं है, जब खुलेगी तब सुगंध आएगी। तो सुगंध हमारी नाक से ग्रहण करने में आएगी, लेकिन वह सुगंध जब ग्रहण कर रहे हैं या वो कहीं हमारे पास आ रही है, ऐसा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्या समझ आया? अब मान लो आपने स्प्रे किया, है ना, अब देखो हर साइंस है तो उसको ढंग से समझो। आपने स्प्रे किया, अब स्प्रे करते हुए जब आपने ऐसी बौछार की, है ना, तो वो तो दिखाई पड़ रहा है उसके कण,
क्या समझ आ रहा है? तो वो जो कण दिखाई पड़ रहे हैं वो क्या हो गए? वो स्थूल हो गए। समझ आ रहा है? अब आप समझने लगे हो। वो क्या हो गए? वो स्थूल हो गए। उन कणों के अंदर जो गंध पड़ी हुई है वो गंध हमें दिखाई नहीं दे रही है, कणों के माध्यम से वो कणों के माध्यम से वो गंध हमारे पास तक आने आ रही है। और लेकिन हम सेवन जो ग्रहण इंद्रिय से करेंगे वो केवल गंध का ही करेंगे। समझ आ रहा है? अगर आपकी नाक पे भी स्प्रे कर दी जाए तो वहां पर पानी पहुंच जाएगा, ठंडक भले ही पहुंच जाए, लेकिन गंध जो है वो केवल जो है घ्राण इंद्री का ही विषय होगी। समझ आ रहा है? बाकी तो स्पर्श इंद्री से आपको उस पानी का टच महसूस होगा। तो ये जो घ्राण माने जो हमारी नाक है जिससे हम सुगंधी ग्रहण करते हैं, वह सुगंध भी हमें दिखाई नहीं देती है। समझ आ रहा है? अचानक से आपको गुलाब के फूल की खुशबू आने लगे, अचानक से कोई सेंट वाले कपड़े पहन करके आ जाए और बगल में बैठ जाए और आप कहने लगो क्या भाई कहाँ से आ रहे हो, हैं कहाँ गए थे कल? नहीं वो कल पार्टी में गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ रहा है ना? तो उसको देख करके नहीं, आपने उसको सूंघ करके जाना। समझ आ रहा है? सुगंध को आपने देखा नहीं, देखा किसको? देखा तो आपने उस व्यक्ति को, उस कपड़े को, लेकिन जो सुगंध के कारण से देखा वो सुगंधी आपको देखने में नहीं आ रही। इतना भेद ज्ञान रखो। समझ आ रहा है? चरपरापन अलग चीज है और चरपरा जिसमें रहता है वो द्रव्य अलग चीज है? गंध अलग चीज है और गंध जिसमें रहती है वो द्रव्य अलग चीज है। देखो कितना बड़ा अंतर हो गया। वह अगर शीशी है जिसमें कि कोई भी चीज परफ्यूम है या कोई सेंट है, तो वह जो है अपने आप में शीशी है, वो कैसी हो गई? स्थूल स्थूल। उसके अंदर का परफ्यूम क्या हो गया? वो स्थूल हो गया। और उसमें जो स्मेल आ रही वो क्या हो गई? वो हो गई फाइन एंड ग्रॉस। समझ आ गया? देखो कैसा चीज में परिणाम। ऐसे जब हम किसी भी ज्ञान को रखने लग जाएंगे तो हमारा वह ज्ञान सम्यक ज्ञान, पदार्थ को यथार्थ जानना। समझ आ रहा है? एक एक पदार्थ को सही ढंग से जानने की कोशिश करोगे तो आपका ज्ञान अपने आप में सम्यक ज्ञान बनता चला जाएगा। सम्यक ज्ञान केवल जीव का श्रद्धान करने से नहीं बनता है, अजीव तत्व का भी श्रद्धान करने से सम्यक ज्ञान। इसलिए 7 तत्वों में अजीव तत्व को भी रखा है। इसलिए यहां पर आपको पुद्गल द्रव्य का सही नॉलेज होना चाहिए। आ गया बात समझ में? चारों इंद्रियों के विषय हो गए। अभी कहाँ हो गए? एक कान और रह गया है जिससे सबसे ज्यादा काम लेते हो, है आवाज, ध्वनि, म्यूजिक, स्वर। ये सब जितने भी हमें सुनाई पड़ते हैं तो कहीं कुछ दिखाई देता है? कहां से आ रही आवाज? कहते तो हो तुम भाई, हाँ ऐसा लग रहा है इधर से आ रही है, तो दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन हम अपने कान के डायरेक्शन के अनुसार अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ आवाज इधर से आ रही है। समझ आ रहा है? उस शब्द को, ध्वनि को हम देखते नहीं है, लेकिन वह हमारे कर्ण इंद्री में आकर के जब टकराती है तो उससे हमें जो ज्ञान होता है, इसलिए वह शब्द भी कैसा है? क्या है? सूक्ष्म स्थूल है। शब्द भी कैसा हो गया? सूक्ष्म स्थूल हो गया। मतलब देखने में नहीं आएगा लेकिन कर्ण इंद्री के द्वारा ग्रहण करने में आएगा। देखो कितना अच्छा विज्ञान है। समझ आ रहा है? करते हम सब रहते हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चख रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन पता कुछ नहीं है। जब तक पता नहीं है तब तक अपने अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान से ही कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो ज्ञान नहीं का मतलब अज्ञानता से सब चल रहा है। और जब पता पड़ जाता है वही चीज तो क्या? उसी का नाम साइंस है। समझ आ रहा है? अब ये साइंस बन गया। कितना अच्छा ये भौतिक विज्ञान चल रहा है। ये सब भौतिक विज्ञानी तो है जो अपने बाहरी पदार्थों से जुड़ा हुआ है। और इस विज्ञान के माध्यम से हमें अब इतना तो ज्ञान हो गया कि जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करने में आ रहा है
और इंद्रियों के माध्यम से जिसको हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, किसी भी रूप में सेवन कर रहे हैं, वो ये 4 प्रकार के पदार्थ हमारे लिए बिल्कुल अनुभव में आ रहे हैं। इसके लिए हमें कोई आर्ग्यूमेंट अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। पक्का हो गया? याद हो गया? सूक्ष्म स्थूल तक है, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सब याद हो गया। अब क्या बचा? अब सूक्ष्मता की ओर चलना है। समझ आ रहा है? सूक्ष्म क्या है? ऐसे भी और पुद्गल परमाणु हैं जो अब हमें ना तो दिखाई देंगे, ना हमें हमारी किसी भी इंद्री के द्वारा ग्रहण करने में आएंगे, लेकिन फिर भी वह मैटर है, पौद्गलिक है, मूर्तिक है। समझ आ रहा है? ये परिणमन अब उसका और सूक्ष्म हो रहा है। किन का हो रहा है? इन्हीं पुद्गलों का परिणमन, जो पुद्गल परमाणुओं का परिणमन ऐसे स्थूल रूप में भी हो जाता है और सूक्ष्म रूप में भी हो जाता है। तो जब सूक्ष्म रूप में हो जाता है तो क्या बन जाते हैं? अनेक ऐसी चीजें हैं, समझ आ रहा है, जैसे कि हमारे कर्म क्या हैं, जिन्हें हम कहते हैं पौद्गलिक कर्म। वो पुद्गल के परमाणु जो कर्म रूप परिणमन करके हमारी आत्मा में बंध जाते हैं, वह कर्म परमाणु भी जो है सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि वह ना हमारी आंखों से अब दिख रहे हैं, ना किसी इंद्रिय से ग्रहण हो रहे हैं। समझ आ रहा है? उस कर्म की बात नहीं कर रहे हैं जिसे आपने जान रखा है, जो हम जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, उस कर्म की बात नहीं है। कर्म का मतलब जिन्हें हम कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, अंतराय कर्म, मोहिनी कर्म, वेदनी कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ऐसे जो 8 कर्म हैं, इनकी क्वालिटी 8 प्रकार की उन कर्मों के अंदर परिणमन होने के बाद हो जाती है, और वे कर्म अलग अलग नाम पा लेते हैं, उनके काम अलग अलग होते हैं। अब इतना मतलब सूक्ष्म परिणमन हो गया कि वह परिणमन अलग अलग काम कर रहा है। कर्म एक तरीके का नहीं है, मूल रूप से वो भी एक स्थूल रूप से 8 प्रकार के कर्म हैं। मतलब मोटे मोटे रूप में बताएं तो वो 8 प्रकार के हैं, लेकिन और अगर उनके हम डिवीजन सब डिवीजन करते चले जाएं तो उनके बहुत भेद हैं, उसकी कोई पार नहीं। अरे 148 के पार भी बहुत है। समझ आ रहा है? वो भी कहने को ही है। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये परिणमन जो भीतर चल रहा है, ये कौन जाने, ये कौन बताए है? ये वही बता सकता है जिसके ज्ञान में अब इंद्री का ज्ञान नहीं रहा हो, वो इंद्री ज्ञान से ऊपर उठ गया हो। क्या समझ आ रहा है? अब पिछला प्रवचन सार याद करो। समझ आ रहा है? जादो अदिंदियो सो, जो अतीन्द्रिय हो गया है वही सभी द्रव्यों को जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको देख सकता है। इसलिए एक इंद्रिय ज्ञान होता है और एक अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। इतना ही ज्ञान नहीं है जितना हमारे पास में है, लेकिन जिन्होंने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जो चीजें जानी देखी वो भी हमें बताई। अगर हम उन पर विश्वास करेंगे तो हम भी अतीन्द्रिय ज्ञान पर विश्वास कर सकेंगे, और जब अतीन्द्रिय ज्ञान पर हमारा विश्वास होगा तो हम भी इस इंद्रिय ज्ञान को निस्सार समझ करके, क्योंकि हमें अपनी नॉलेज बढ़ाना है ना। नहीं समझ आ रहा है? नहीं बढ़ाना? अब मत को मारा है, बस इतना ही फिजिक्स पर्याप्त, जो दिख रही है भोगने में आ रही है बस। ज्यादा भीतर ले चलोगे तो फिर नहीं होगा काम, तो फिर आपकी नॉलेज बढ़ेगी कैसे? ये जितनी भी नॉलेज है ये तो सब सेंसुअल नॉलेज है, इंद्रिय ज्ञान है। लेकिन जब इंद्रिय ज्ञान है तो अतीन्द्रिय ज्ञान भी होता है। तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान क्या जानता है? तो ऐसी ही चीजों को जानता है जिसे हम इंद्रिय ज्ञान से नहीं जान सकते, जिसके बारे में पहले प्रवचन सार में खूब भरपूर बताया गया है। समझ आ रहा है? उस अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से ये कर्मों के परमाणु, और जो जब ये अनेक परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं तो इनके बनते स्कंध, जिन्हें कहते हैं कर्म वर्गणाएं। क्या बोलते हैं इनको? कर्म वर्गणा। वर्गणा शब्द जब भी आए तो समझना अनंत अनंत परमाणुओं का ढेर है वो, ये समझना। समझ आ रहा? वर्गणा का मतलब क्या हो गया? हाँ, परमाणुओं के मिलने से जो अनेक, क्या बोलते हैं आप लोग, मॉलिक्यूल्स बनते हैं,
हाँ, और फिर उसके और जो स्कंद बन जाते हैं तो वह सभी जो है मिलकर के स्कंदों का जो समूह होता है वह वर्गणा के रूप में कहा जाता है जैन साइंस में। तो वो वर्गणा क्या हुई? ऐसे कर्मों के परमाणुओं का समूह जो अनंत की संख्या में है, वो हमारी आत्मा में हर समय बंधता है हमारे भावों के कारण से, लेकिन वह कर्म हमारी जो आत्मा में बंध गया वह कर्म वस्तुतः पौद्गलिक कर्म होता है। वो पौद्गलिक पुद्गल परमाणु होते हैं, सूक्ष्म रूप में होते हैं। समझ आ गया? इसी तरीके के मन के परमाणु भी होते हैं जिनसे मन बनता है। आचार्य कहते हैं द्रव्य मन जिनसे उत्पन्न होता है, हाँ, वे हमको कभी दिखाई नहीं देंगे। द्रव्य मन की रचना भी हृदय के अंदर अष्ट पंखुड़ी के आकार की बताई गई है। लोग पूछते हैं, हमने तो पूरा हृदय को देख लिया खोल के, उसका पूरा डिसेक्शन कर दिया, हमें तो कहीं मिला ही नहीं। अरे पगले, पगले का मतलब समझ रहे हो ना? अब तुम उसी में पगे हुए हो। किसमें? बस जो तुम्हें स्थूल विज्ञान, स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है उसी में पगे हुए हो, सूक्ष्म का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, इसलिए पगले एक बहुत अच्छा संबोधन है। समझ आ रहा है ना? किसके लिए? जो भौतिकता में पग गए हैं। समझ आ रहा है ना? आपके लिए कोई गंदी बात नहीं बोल रहा हूं। जो भौतिकता में पग गए हैं, वर्तमान की जो विज्ञान है, साइंस है, बस उसी को मान के बैठे हैं, उसी में पक गए हैं और उन्हें कुछ उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको हम कहते हैं ये पग लिए, माने ये पगले हो गए। सब समझ आ रहा है ना? हाँ, तो बड़े प्रेम से बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना है। तो पग लिए हो सब जो हमें बताया गया है। अब डॉक्टर ने कह दिया मैंने तो हार्ट के अंदर के लाखवें हिस्से तक अपनी निडल पहुंचा दी, अपना माइक्रोस्कोप का मतलब सेटलमेंट कर दिया, उसके बावजूद भी उसमें कुछ नहीं हमें दिखाई दिया, इसलिए यू आर रॉन्ग। कौन? जो आम कह रहे हैं। समझ आना? जैन साइंस कह रही है ऐसा कुछ नहीं होता है। तब उसके लिए कहना पड़ेगा तुम कैसे हो? पगले हो। मैंने तो एमडी की है, आप हमें पगले कह रहे हो। तुमने की होगी, तुम्हारी एमडी से बढ़कर के हमारे पास भी एमडी है, हमें भी कोई एमडी कराने वाला है। समझ आ रहा है? जहां तुम्हारा ज्ञान चल ही नहीं सकता। आखिर तुमने भी तो किताबों से ही पढ़ा है ना। तुम्हें भी तो जो पहले के डॉक्टर और पहले के लोग जो किताबें बना के दे गए उसी को पढ़ पढ़ के रट रट करके तुमने विश्वास कर लिया ना। तो ये भी तो हम तुम्हें बता रहे हैं किताब से। इसको बोलते हैं आगम ज्ञान, आगम प्रमाण बोला जाता है। इस ज्ञान को क्या बोलते हैं? आगम प्रमाण। तुम्हारे ज्ञान में कितनी प्रमाणिकता है तुम जानो। समझ आ रहा? कितना वो ऑथेंटिक है आई डोंट नो, बट आई कैन से दैट इज 100% ऑथेंटिक। कौन सा ज्ञान? जो ये आगम ज्ञान है, ये 100% ऑथेंटिक। समझ आ रहा? क्योंकि ये भी आखिर हमें ज्ञान मिल रहा है तो ये हमें पहले के साइंटिस्टों से, हमारे पास में साइंटिस्ट माने जो आचार्य मुनि पहले के हो गए हैं, उन साइंटिस्टों से जो हमको ज्ञान मिला है, जो आगम में लिखा है, इसी से हम अपना श्रद्धान कर रहे हैं, इसी से हम आपको बता रहे हैं। आखिर आप भी पुस्तक से जान रहे हो, हम भी पुस्तक से जान रहे हैं। और अपर लेवल की पुस्तक ग्रहण करो, एमडी के बाद भी कुछ करना हो तो हमारे पास आओ, पढ़ो प्रवचन सारे, क्या बुराई है? हा? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि उस पुस्तक में लिखा है वो तो सही और ये तो हम गलत, उसको तो हमने ग्रहण कर लिया, इसको हम सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। ऐसी आदत क्यों पड़ गई? उसको तो हमने बिल्कुल 100% ट्रू मान लिया और इस पर हमें 1% भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि हम किसी ना किसी आग्रह में ग्रसित हो गए। इसी का नाम मिथ्यात्व कहलाता है। समझ आ रहा है? हमें हर चीज जाननी चाहिए। जो हम लौकिक विज्ञान को जान रहे हैं, उस साइंस को जान रहे हैं, तो वो भी जानो, मना ही नहीं है, लेकिन ये भी जानो। जब तक ये नहीं जानोगे आपका ज्ञान इनकम्प्लीट रहेगा। कभी भी आपका ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं कहलाएगा। लेकिन जब आप ये जान लोगे तो आपका ज्ञान पूरा ज्ञान कहलाएगा। कितनी डॉक्टरी कर लो, जब तक आपके अंदर ये विश्वास नहीं आएगा कि हृदय के अंदर अष्ट दल कमल के आकार के द्रव्य मन की रचना होती है, ये हमें बताई गई है, भले ही हमें दिखाई नहीं देती, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वह पकड़ में नहीं आती, लेकिन फिर भी है,
क्यों है? क्योंकि मन के जो परमाणु होते हैं वे भी सूक्ष्म होते हैं जैसे कर्म के परमाणु होते हैं। ऐसे अन्य अनेक वर्गणाएं हैं, 23 प्रकार की वर्गणाएं आगम में बताई गई हैं, जिनमें अनेक वर्गणाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम ना देख सकते ना ग्रहण कर सकते किसी भी इंद्रिय से। समझ आ रहा है? तो उसमें ऐसी चीजें होती हैं मन की वर्गणाएं। ऐसे ही कार्मण शरीर के साथ में तेजस शरीर जुड़ा हुआ रहता है, तो तेजस भी वर्गणाएं होती हैं, तेजस पिंड जिससे बनता है। कर्म वर्गणाओं के मिलने से जो एक वहां पर एक समझ लो एक सूक्ष्म शरीर की रचना हो गई, आत्मा के अंदर एक क्या हो गई? पौद्गलिक सूक्ष्म शरीर की रचना हो गई। अब देखो आत्मा भी सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म चीज सूक्ष्म को पहले पकड़ेगी, ये नियम होता है। सूक्ष्म में सूक्ष्म मिल पाएगा, सूक्ष्म में स्थूल नहीं मिल पाएगा एकदम से। सूक्ष्म आत्मा है तो उसमें कर्म भी सूक्ष्म है, इसलिए मिल गए, और उन कर्मों के मिलने से वो आत्मा के ऊपर ऐसे आवृत हुए कि वो एक कार्मण शरीर उसका नाम दिया गया। माने कर्मों का समूह है, उसका नाम क्या है? कार्मण शरीर। और उसी में जुड़ा हुआ एक तेजस शरीर जो तेजस परमाणुओं से मिलकर के बनता, वो भी दिखाई नहीं देता। समझ आ रहा है? फिर उसके फल से जो हमको मन बनता है, वो मन के परमाणु भी दिखाई नहीं देते, वो भी मिलता है। तो ये सब सूक्ष्म पुद्गल की वर्गणाओं से बनी हुई चीजें हैं। इन सबका परिणमन उस 5वें नंबर के भेद में, जिसे हम सूक्ष्म कह रहे हैं, इसके अंदर गर्भित हो जाता है। समझ आ रहा है? अब आप कहो कर्म तो दिखाई देते नहीं, जो दिखाई देते नहीं कैसे विश्वास कर लें? फिर हम कहेंगे कैसे हो तुम? समझ आ रहा है ना? अब चासनी में पागा है तो मीठा तो लगेगा ही। पगला कहना भी मीठा लग रहा है, माने हमने पहले ही इसलिए आपको उदाहरण कितना अच्छा दिया कि जैसे आपने चासनी में सकल पारा पागा है तो वो आपको जैसे अच्छा लगता है, वैसे ही अब आप पग तो गए हो, लेकिन इतना भी जानने की कोशिश करो कि हम पहले अपनी बुद्धि से उसके बीच में एक भेद पैदा करें कि हम कितना पक गए कि हमारी बुद्धि में भी अब ये चीज नहीं जा रही है। समझ आ रहा है ना? तो ये चीज अगर अपनी बुद्धि में जाए तो फिर आप समझना कि हाँ, अब आप जो है उस भाव से जो हम बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा हाँ कुछ अब सम्यक ज्ञान की ओर आ रहे हो। और नहीं तो उसी में जाते रहोगे, उसी में पकते रहोगे और ज्यादा, फिर ज्यादा पगला 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 होते होते क्या हो जाता है? वो पागल हो जाता है। फिर वो क्या हो जाता है? पागल। फिर वो मैडनेस की तरफ चला जाता है। समझ आ रहा है ना? तो ये चीज हमारे अंदर न आए, इसलिए ये ध्यान रखना, हम इस ज्ञान के माध्यम से अपने पागलपन को भी कम करें और अपन जो पग रहे हैं पर द्रव्यों में, समझ आ रहा है, पग रहे हैं अपनी इंद्रिय के विषयों में, पग रहे हैं अपने शरीरों में, उसमें भी अपने अंदर एक भीतर से कमी लाएं और ये महसूस करें कि ये सब पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, सब पुद्गलों के पिंडों का खेल है, और ये सब पुद्गल परमाणु जो स्कंद के रूप में इस ब्रह्मांड के अंदर भरे पड़े हैं, वही सब पुद्गल परमाणु हम अपनी आत्मा की योगों के माध्यम से ग्रहण करते रहते हैं, उन्हीं को छोड़ते रहते हैं। इसके अलावा हम नया कुछ भी नहीं करते। समझ आ रहा है? यही काम है योग। माने जो हमारे मन वचन काय इनकी जो एक्टिविटी चलती रहती है उसका नाम योग है, जिसे हम आश्रव कहते हैं। आश्रव का मतलब ही होता है आना, माने हम कर्म परमाणुओं को और इन सब पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर लेते हैं, तो इसी का नाम आश्रव कहलाता है। समझ आ रहा है? एक अंतिम और रह गया, सूक्ष्म सूक्ष्म है। एक चीज ध्यान में और यहां पे बता देना जरूरी है कि जितना हमने शरीर के साथ शरीर आश्रित और शरीर के बाहर का ग्रहण किया, उसको आगम की भाषा, अब थोड़ा आगम की भाषा समझना, उसको आगम की भाषा में कहा जाता है 9 कर्म। क्या बोलते हैं उसको? 9 कर्म। ये वर्गणाएं जिनसे शरीर बना है उनको बोलेंगे हम 9 कर्म वर्गणाएं। वो भी अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग तरीके के शरीर है, लेकिन सामूहिक रूप से उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? 9 कर्म वर्गणाएं। इसलिए जब आगम पढ़ते हो आप तो आपको ये शब्द मिलते हैं, कर्म वर्गणाएं, 9 कर्म वर्गणाएं। तो जैसे ही आपने समझा क्या वर्गणाएं वर्गणाएं, तो आप बरगना जाते हो, बरगला जाते हो। समझ आ रहा है ना? महाराज ग्रंथ शुरू तो किया था, समझ में नहीं आया, उस बंद कर दिया हमने। स्वाध्याय का नियम तो लिया था लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं हुई, फिर बंद कर दिया। समझ आ रहा है ना?
तो ये स्वाध्याय करो, अब बरगलाओ नहीं है। कर्म वर्गणाएं माने कर्मों के रूप में परिणमन होने वाली जो परमाणु स्कंद हैं वो हो गई हमारी कर्म वर्गणाएं, वो तो अलग हो गई। और जिससे हमारा ये शरीर बन रहा है, इंद्रियों के विषय हमारे लिए आ रहे हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब 9 कर्म वर्गणाएं। समझ आ रहा है? तो ये सब क्या है? ये सब भी इन्हीं पुद्गलों के परिणमन है। लेकिन कर्म परमाणुओं का परिणमन जो है वो सूक्ष्म रूप में है, और बाकी 9 कर्मों का वो स्थूल 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 सूक्ष्म उसमें चला जाएगा। समझ आ रहा है? अब लास्ट भेद बचता है सूक्ष्म सूक्ष्म। इसमें शुद्ध पुद्गल द्रव्य आ जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? शुद्ध पुद्गल। देखो पुद्गलों में भी शुद्ध पुद्गल होते हैं, अशुद्ध पुद्गल होते हैं। जैसे अपनी जीवात्मा में भी अशुद्ध जीव और शुद्ध जीव। कभी सुना आपने शुद्ध पुद्गल? बिल्कुल प्योर मैटर दैट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय आवर सेंसेस। समझ आ रहा है? कैन नॉट बी सीन बाय आवर आई। वो क्या है जो बिल्कुल प्योर मैटर है? उसका नाम है पुद्गल का परमाणु, जिसे हम एटम बोलते हैं। समझ आ रहा है? आइटम नहीं, एटम। आइटम तो एटम से मिलके बनते हैं। समझ आ रहा है ना? एटम, जिसे हम अणु भी कहते हैं, और जैन आगम में अणु परमाणु एक ही है। ये भी ध्यान रखना, जैन आगम में अणु और परमाणु एक ही है। तो वह परमाणु जिसको कि हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसका नाम परमाणु कहलाता है। जो विज्ञान आपको परमाणु बता रहा है उसकी चर्चा नहीं है। जो यहां जैन आगम के जो परमाणु हैं वो दूसरे हैं। समझ आ रहा है? वो बिल्कुल उस फाइननेस के लास्ट लेवल पे पहुंचा हुआ वो पार्टिकल होगा दैट कैन नेवर बी ब्रेकअप। उसको हम कभी फिर बाद में कभी तोड़ ही नहीं सकते। और ये जितने भी आपके परमाणु हैं ये सब टूट सकते हैं। इनके भी अंदर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब मिलते हैं। समझ आ रहा है? तो ये परमाणु ओरिजिनल परमाणु नहीं है जो जैन साइंस में परमाणु बताया गया। ये वो परमाणु कि जिसको कि हम शुद्ध कह रहे हैं, माने उसमें कोई दूसरा परमाणु चिपका नहीं है, जो अपना एक स्वतंत्र परमाणु है, वह परमाणु शुद्ध पुद्गल कहलाता है। वो सूक्ष्म सूक्ष्म है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो स्कंद रूप में नहीं है। कर्म तो स्कंद हो गए, वर्गणाएं हो गई, स्कंद हो गए, अनेक उसमें एटम मिल गए कर्म के। लेकिन ये जो है ये केवल एक सिंगल एटम, उसको कहा जाएगा सूक्ष्म सूक्ष्म। ऐसा यह 6 प्रकार का यह भेद पुद्गलों का विस्तार लिए हुए है, जो बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म से लेकर के पृथ्वी पर्यंत स्थूल स्थूल तक चला जाता है, और स्थूल स्थूल से देखो तो सूक्ष्म सूक्ष्म तक भी चला जाता है। और जब आपका ज्ञान इन सब पदार्थों को इसी रूप में क्लासिफाइड करके जानेगा, देखेगा, तो आपकी नॉलेज क्या कहलाएगी? राइट नॉलेज। समझ आ रहा है? सम्यक ज्ञानी कहलाओगे आप लोग। तो अब आप लोग ये समझो कि हम भले ही ये पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करते हैं, जानते हैं, भोगते हैं, लेकिन हम इसकी साइंस को नहीं जानते। जो हमने आज जानी, पुड़वी पर्यंतस्य सद्दो सो पोगलो चित्तो, और जो शब्द है वह भी पुद्गल है। समझ आ रहा है? चित्तो माने ये सब चित्र विचित्रताएं, सो मैनी काइंड्स ऑफ मैटर, अनेक प्रकार के हमें जो भी चित्र विचित्रताएं दिखाई दे रही हैं, रंग बिरंगताएं, चित्र विचित्रताएं, अनेक प्रकार के आकार प्रकार, ये सब किसका खेल है? ये सब इन्हीं पुद्गलों का खेल है। चित्तो का मतलब ये है, पुद्गलो चित्तो। पुद्गल कैसा है? बड़ा विचित्र है इसका परिणमन। चित्र माने विचित्र है, अपने समझ में आने वाला नहीं है, ऐसा भी इसका परिणमन है, बड़ा विचित्र परिणमन है। तो ऐसे जो अनेक भेदों को लिए हुए पुद्गल का परिणमन है, शब्द भी पुद्गल है। समझ आ रहा है? कुछ लोग शब्द को पुद्गल नहीं मानते, आकाश का गुण मानते हैं, है ना? इसकी भी चर्चा फिर कभी बाद में की जाएगी, आज तो आपका समय हो गया। तो ये जानना, शब्द भी पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल का परिणमन है, आकाश का गुण नहीं है। इस प्रकार से इस गाथा का हमने अच्छा अर्थ 6 प्रकार के भेदों के माध्यम से जाना। नीचे पद्यानुवाद पढ़ते हैं।
खिले हैं औशब्द रूप विविधा जड़ ही ढले हैं। इस तरह से यह आचार्य प्रवाचन जी की टीका के अनुसार तो 142वें नंबर की गाथा है, और आचार्य अमृतचंद जी की टीका के अनुसार ये 132 नंबर की गाथा है। इस तरीके से गाथाओं का भेद भी जानना। हाँ, 2 मिनट के लिए सीधे बैठते हैं। ओम अरहम नमः।